में आज आपका स्वागत है। मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें शैक्षिक दर्शन में एक भारतीय विचारक हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। हम इसके बारे में जो स्वामी विवेकानंद ने शैक्षिक दर्शन के बारे में अपने विचार क्या दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कि किस तरह से इसके उद्देश्य होने चाहिए, किस तरह इसका सिद्धांत है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षा विधियाँ क्या होनी चाहिए, इसके शिक्षक क्या हैं और स्त्री शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था उसको हम यहाँ से प्रश्न बनता है और इसको हम जान लेने के लिए हमें बहुत अति आवश्यक है। जो इनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता नामक शहर में हुआ था। इनके बचपन का नाम रविंद्रनाथ दत्त था। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त और इनका जन्म जो है 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता नामक शहर में हुआ था। अब हम जान लेते हैं कि इनके माता का क्या नाम है। तो माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी है और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त है। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद के माता का नाम क्या है, तो भुवनेश्वरी देवी। और प्रश्न बनता है कि इनके पिता का क्या नाम है, तो आपका विश्वनाथ आनंद है। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार जो दिए हैं वो किस तरह का है, उसको हम जान लेते हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये इनके विचार इतने अच्छे हैं कि अगर एक बालक को शिक्षा दी जाए तो उसका चरित्र का भी विकास होगा, शक्ति का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा और वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है शिक्षा के माध्यम से। एक शिक्षा के द्वारा एक बालक का इतना विकास होता है। अब हम देख लेते हैं कि इनके शैक्षिक उद्देश्य क्या थे। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य क्या बताए हैं, तो मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास करना। दूसरा है छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना। तीसरा है इच्छा शक्ति को सबल बनाना। चौथा है बालकों में जीविकोपार्जन हेतु सामर्थ्य बनाना। पांचवा है विविधता में एकता की भावना का विकास करना। छठवां है धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना। इतने जो है स्वामी विवेकानंद के उद्देश्य रहे। अब हम देख लेते हैं कि इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। शिक्षा से संबंधित सिद्धांत। सिद्धांत में आपका पहला है कि विद्यार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी को स्वयं पर अनुशासन रखना आवश्यक है। तीसरा है विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा दी जाए कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो। चौथा है ज्ञान तो छात्र में पहले से ही है, उपयुक्त वातावरण की
आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ज्ञान जो है पहले से ही बच्चे के मस्तिष्क में भरा पड़ा है, केवल उसको उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है। अगर वो उपयुक्त वातावरण दी जाती है तो स्वाभाविक है कि उस बालक के मस्तिष्क में जितने छिपे शक्ति हैं वो शिक्षा के माध्यम से बाहर आ सकती है। पांचवा है छात्रों के साथ साथ छात्राओं की भी शिक्षा पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि अगर ये बालक है तो इसको अधिक से अधिक शिक्षा की व्यवस्था दी जाए, नहीं, बालक एवं बालिकाओं दोनों को एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। छठवां है शिक्षक एवं शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। अंतिम है भारत के निरक्षर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि विवेकानंद ने पाठ्यक्रम कौन कौन से तैयार किए हैं। तो इनका जो है पाठ्यक्रम दो है, पहला है आध्यात्मिक विकास, दूसरा है भौतिक विकास। तो हम देख लेते हैं कि आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आपका पुराण, धर्म ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन, ये विषय आते हैं। और भौतिक विकास में आपका इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तकनीकी शिक्षा, इतने विषय जो है भौतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए या दिया जाए या इस तरह से पढ़ाया जाए जो बालक को सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। वर्तमान, अतीत और भविष्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसमें न वर्तमान की उपेक्षा की जाए, न भविष्य की और न अतीत की, तीनों कालों का जो है उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां क्या हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षण विधियों में एकाग्रता का मुख्य स्थान दिया है। एकाग्रता अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए मन को एकाग्रचित करना। व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है, पता नहीं कब मन का मौसम बदल जाए। मन बस में रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण एवं वासनाओं का त्याग कर सकें। इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत अपनाना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति में क्षमताएं विकसित करता है, इससे दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित होती है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है एवं कार्य करने की शक्ति प्रबल होती है। अगर बालक ब्रह्मचर्य व्रत अपना रहा है तो उस बालक का मन एकाग्रचित होता है और एकाग्रचित होने के दौरान उसकी इच्छा शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति बढ़ती है और शक्ति प्रबल होती है। ये हमारे जो है शिक्षण विधियां हो गए। अब हम देख लेते हैं शिक्षक। शिक्षक में है गुरु गृह वास है। गुरु गृह वास है अर्थात शिक्षक के बिना शिक्षा असंभव। शिक्षक के बिना शिक्षा असंभव है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण माना है। शिक्षक बालक के लिए परामर्शदाता के समान है। शिक्षक में बालक के प्रति असीम प्रेम एवं सहानुभूति होनी चाहिए।
शिक्षक का चरित्र एवं उसका व्यक्तित्व, उसके गुण सभी बालकों के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि शिक्षक ऐसे होने चाहिए जिनके गुण अच्छे हों, व्यवहार अच्छे हों, पठन पाठन का कार्य कौशल अच्छा हो, तो इन सब का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गृह वास है, गुरु के बिना शिक्षा असंभव है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि स्त्री शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपने कौन से विचार व्यक्त किए हैं, उसको हम जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नारियों को कहा, शक्तिशाली बनो तथा लज्जा को त्यागो। देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं स्त्रियों के लिए। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनो तथा लज्जा को त्यागो। स्त्रियों की अनेक समस्याओं का समाधान शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। जैसे कभी बेटी के रूप में, तो कभी माँ के रूप में, तो कभी एक समाज सेविका के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन सरलता पूर्वक करती है। इसलिए स्त्री को गृह, शास्त्र, धर्म, संस्कार, जप, उपासना, वेद, पुराण आदि की शिक्षा प्रदान की जाए। इस तरह की अगर शिक्षा स्त्रियों की प्रदान की जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो स्त्री या बेटी के रूप में हो, या माँ के रूप में हो, या समाज सेविका के रूप में हो, तो इन जगहों पर वो कार्य करने में सक्षम होगी। किसी प्रकार की उसे समस्या का समाधान नहीं झेलना पड़ेगा या समाधान नहीं करना पड़ेगा। वो खुद स्वयं शिक्षा के माध्यम से अपने हर कार्य कौशल को अच्छी तरीके से निभा सकेगी। शेष धन्यवाद।